हेलो एवरीवन। बिजनेस सर्विसेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू। केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ की स्टोरी दी जाती है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू आर सपोज टू आंसर दोज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो आपकी जो बिज़नेस सर्विसेज में जितना भी हमने रीड किया इंश्योरेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग होगी एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चन मे बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल और इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट केस स्टडी है, जैसे कि आप देख रहे हो, एडमिटेड दैट द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी could not land one of its trucks on hire on 1st January because there was no demand. Now, this is not possible that the truck which could have been of service on 1st January may be put into the stock and on the 2nd January it could be put into double the service. तो इस केस स्टडी में ये कहा गया है कि एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो ट्रक्स को रेंट पर देती है, बट 1 जनवरी को कोई रेंट पर नहीं दिया गया ट्रक को क्योंकि कोई डिमांड नहीं थी। अब आप बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि जो 1 जनवरी को जिस ट्रक की कोई डिमांड नहीं थी तो 2 जनवरी को उसको डबल सर्विस प्रोवाइड कर सके? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या है, ये सर्विस है एंड सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आप सर्विसेज को स्टॉकिंग नहीं कर सकते हो, इकट्ठा करके नहीं रख सकते हो। जब एक ही ट्रक है तो आप उसी को ही सर्विस में दे सकते हो, चाहे डिमांड है या डिमांड नहीं है। अगर डिमांड है तो वो दे दोगे, बट अगर 2 जनवरी को डबल डिमांड है तो ऐसा नहीं है कि जो 1 जनवरी को हम डिमांड पूरी नहीं कर पाए वो 2 को कर देंगे। जबकि गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 1 जनवरी को 2 गुड्स हैं, वो दोनों गुड्स नहीं सेल हुए तो आप 2 जनवरी को वो 2 गुड्स सेल कर सकते हो। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है सर्विस की कि ये सर्विसेज को स्टॉक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट केस स्टडी में है इन बैंकिंग सर्विस सच अ सिस्टम हैज़ केम अप बिकॉज ऑफ विच द स्टेटस ऑफ कस्टमर अंडरगोज अ चेंज। बैंकिंग सर्विस में कुछ एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें एक कस्टमर का स्टेटस चेंज हो गया। नाउ द कस्टमर हैपन्स टू बिलोंग नॉट टू अ पर्टिकुलर ब्रांच बट टू द बैंक इटसेल्फ। अब वो जो कस्टमर है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं हो गया है, वो एक पूरे बैंक का कस्टमर बन गया है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज रीड की थी जिसमें एक कोर बैंकिंग पॉइंट था। उसमें क्या होता था, एक कस्टमर के स्टेटस को चेंज कर दिया जाता था जिससे वो कस्टमर को एक यूनिक आईडी मिल जाती थी और उस यूनिक आईडी की हेल्प से वो किसी भी उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकता था विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल में भी कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है? CBS, that is Core Banking Solution. नेक्स्ट केस स्टडी इज़ अबाउट मिस्टर प्रशांत कुमार, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर हैं। वो 2 इंश्योरेंस कंपनी में गए, एक तो LIC में गए वहाँ पर अपने आप को इंश्योर्ड करवाने के लिए। वहाँ उन्हें पता चला कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों ही फीचर अप्लाई होते हैं। बट जब वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में गए, वहाँ पर उन्होंने ट्रक को इंश्योर करवाया। वहाँ उन्हें पता चला कि जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ सिक्योरिटी अवेलेबल है। मिस्टर प्रशांत को ये समझ नहीं आया कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस में सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट ये क्या एलिमेंट है और जनरल इंश्योरेंस में सिक्योरिटी क्या है। He wants you to make him understand the difference between the two. How will you help him? तो आप बताइए, आप उनकी कैसे मदद करोगे? For that आपको इनके मीनिंग एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में 2 एलिमेंट जो है उन्हें एक्सप्लेन करो कि क्यों 2 एलिमेंट दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं। एंड सिमिलरली जनरल इंश्योरेंस में भी आप जो एक एलिमेंटिक फीचर्स रीड किए थे वो आपको मेंशन करने हैं। A certain person gets his wife's life insured. 2 years after, he divorces his wife. 3 years after his ex-wife dies. Will the insurance company pay compensation to the husband on the death of his ex-wife? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, बाद में डिवोर्स हो गया और डिवोर्स के 3 साल बाद वाइफ की डेथ हो गई। नाउ दे आर आस्किंग, क्या इंश्योरेंस कंपनी को एक्स वाइफ की डेथ पर कंपनसेशन मिलेगा हस्बैंड को या नहीं मिलेगा? तो आपको याद होना चाहिए कि ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला केस है और लाइफ इंश्योरेंस में तब
इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जब पॉलिसी ली जाती है। तो जब ये हस्बैंड ने अपनी वाइफ की पॉलिसी ली तब उस हस्बैंड का अपनी वाइफ की लाइफ में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट कैसे, मतलब अगर वाइफ की डेथ हो जाती तो उससे लॉस होता, बट आफ्टर डिवोर्स इंटरेस्ट नहीं था। बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि जिस वक्त पॉलिसी ली जाती है, जिस वक्त इंश्योरेंस करवाया जाता है, तब इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। फायर इंश्योरेंस में दोनों केस में होना चाहिए, जब इंश्योरेंस करवाया है तब भी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब लॉस हुआ है तब भी। जबकि मरीन इंश्योरेंस में कब इंटरेस्ट होना चाहिए, जब गुड्स का लॉस हुआ है उस केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि तब जब पॉलिसी ली जाती है। इस केस स्टडी की हेल्प से आपकी नॉलेज को कितने अच्छी तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट केस स्टडी इज़ अबाउट सविता रानी एंड चुलबुल who do wholesale trade in ready-made garments. They got their godown insured for 5 lakh rupee by Bajaj Allianz General Insurance Company. A few days after getting the insurance, the godown caught fire and the goods worth rupee 3 lakh were destroyed. They succeeded in getting the compensation of their loss from the insurance company. 3 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख का लोन करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी ने उनका जो कंपनसेशन था यानी कि 3 लाख वो दे दिए। द फर्म सोल्ड ऑफ हाफ बर्न्ड गुड्स, जो आधी जली हुई गुड्स थी वो बेच दी और जिससे 20,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। हु विल बी द क्लेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, जो ये 20,000 रुपये रिसीव हुए ये एक्चुअल में किसको मिलने चाहिए, द फर्म और द इंश्योरेंस कंपनी। क्या ये पैसा फर्म को जाना चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी को जाना चाहिए। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एप्लीकेबल हियर इन दिस केस। तो आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन दे देती है वैसे ही उस गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी उस सामान को बेचे या वेस्ट में डाले या जो भी करे, ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है। सो ऑन दैट प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल, ये 20,000 की अमाउंट किसे मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को। नेक्स्ट केस स्टडी में the customer must be present on the occasion of getting the benefit of service. To which characteristic of the occupation of service is that statement related? आपको यहाँ पर बताना है कि ये सर्विस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करती है। जो ये लाइन है इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये बताती है कि जब सर्विस लेनी होती है तो कस्टमर को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। कस्टमर के पार्टिसिपेशन से ही सर्विस को डिलीवर किया जा सकता है। केस स्टडी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क्स, कितने की भी हो सकती है। आपको आंसर अकॉर्डिंगली देना है। लाइक अगर 1 मार्क्स की है तो आप 1 लाइन और 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो आंसर को, बट इफ़ इट इज़ अबाउट 3 to 4 मार्क्स देन यू हैव टू राइट अ पैरा। Let's read the next case study. Rajesh goes to SBI to open his saving account there. On visiting the bank, he learns that there is some account available which is better than the saving account. The speciality of this account is that as and when the deposited amount in the account exceed a certain limit, जब एक लिमिट से ज़्यादा अकाउंट में पैसा हो जाता है तो जितना भी एक्सेस मनी है वो FD में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे फ़िक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों अकाउंट एक साथ ओपन हो जाते हैं। राजेश गेट दिस अकाउंट ओपन, राजेश ने अकाउंट ओपन करवा लेना। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस अकाउंट एंड एक्सप्लेन इट। आपको ये बताना है कि कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है और इस अकाउंट की क्या स्पेशलिटी है। सो इट इज़ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ एक से ज़्यादा अकाउंट वर्क कर रहे हैं एक साथ। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मनी फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर हमने चेक कभी इशू भी करना होता है और सेविंग अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो हमारे चेक की रिस्पेक्ट करते हुए बैंक FD से पैसा निकाल लेता है और जिस भी पर्सन के नाम चेक होता है उसके अकाउंट में डाल देता है। MOD के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। An employer wants to get himself insured against the loss likely to be suffered on the account of the fraud, dishonesty and embezzlement of his employees. यहाँ पर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी, लॉयल्टी को लेकर इंश्योरेंस करवाया है, and you have to state the type of insurance which the employer will have to get done and what do you know about this type of insurance. If you remember, तब हमने पढ़े थे वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस,
जनरल इंश्योरेंस एंड सम अदर इंश्योरेंस। और अदर इंश्योरेंस में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फिडेलिटी इंश्योरेंस। और ये कौन से टाइप का इंश्योरेंस है? फिडेलिटी इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की लॉयल्टी को सिक्योर करवाता है कि अगर उसका एम्प्लॉय धोखा दे जाए या फ्रॉड कर ले तो ऐसे केस में कंपनसेशन रिसीव कर सके। सो यू हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स अबाउट fidelity insurance which we have already learned. Next one is, your friend Akash has got such a plastic card as gives him the facility of buying goods immediately without cash. This amount of cash he will deposit on a future date in that very bank which issued the card to him. You have to identify the card and describe it. You know there are 2 type of plastic card, debit card and credit card. बट यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है कि जो वो कैश जो है वो फ्यूचर डेट में डिपॉजिट करवा के आता है उस बैंक में। तो इट मीन्स वो यूज़ पहले कर रहा है और डिपॉजिट बाद में करवा रहा है मनी। तो ये कौन सा कार्ड होगा? क्रेडिट कार्ड। एंड यू हैव टू राइट द डिटेल अबाउट क्रेडिट कार्ड, जिससे हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है एंड ऑल। सो स्टूडेंट्स, ये केस स्टडीज़ जो आज हमने पढ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और इससे नॉलेज हमारी इंक्रीज़ होती है और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स में भी ये आती है। सो as a homework you have to read all these case study. You have to try to understand these case study. In case of any problem in any case study, you can contact me. Hope you understand today's lecture. Thank you.